ईरानी शासन पूरी तरह से अंदर से टूट रहा है और चूहे आधिकारिक रूप से डूबते जहाज से भाग रहे हैं। अमेरिकी बमबारी जारी रहते हुए खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस्लामिक रिपब्लिक के शीर्ष और रसूखदार परिवार अपना सामान पैक कर ओमान व तुर्की के सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। डर है कि अब पूरी आबादी उठ खड़ी होगी। घबराए हुए शासन ने अभी अभी पूरे देश को एक बड़े इंटरनेट ब्लैकआउट में डाल दिया है। साथ ही अपने ही विद्रोही सैनिकों पर क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सच छुपाने की उनकी हताश कोशिश बुरी तरह नाकाम हो रही है। ओमान से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक जैसे जैसे संकट गहराता जा रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक के उच्च वर्ग के परिवार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में रहने वाले एक ईरानी का संदेश फैल रहा है। संदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार जैसे अली लाराजानी, अब्बास अरघात्सी और घोलम हुसैन मुसैनी फिलहाल शहर के 2 बड़े होटलों में रुके हैं। संदेश में यह भी दावा किया गया है कि अन्य लोग जो ईरान से तुर्की की जमीनी सीमा पार करके निकलने में सफल हुए हैं, उन्हें मस्कट में ईरानी दूतावास से जुड़े सुरक्षित घरों में भेज दिया गया है। संदेश के मुताबिक मस्कट के शॉपिंग सेंटर ईरानी महिलाओं और पुरुषों से भरे हैं जो धार्मिक नेताओं जैसा पहनते हैं और संभवतः शासन अधिकारियों के परिवार से हैं। ये भी आरोप है कि पुलिस कमांडर अहमद रेजा का परिवार तुर्की होकर ओमान गया है। संदेश में दावा है कि शासन के वित्तीय नेटवर्क से जुड़े लोग, जिनमें शमखानी परिवार भी है, ओमान में लंबे समय से कार्यालय चला रहे हैं, जिनकी निगरानी अली शमखानी के चचेरे भाई करते हैं। फिर मूल संदेश में उन ईरानी अधिकारियों के ठहरने वाले होटल के निर्देशांक और नक्शे की लोकेशन भी है। अब ओमान वाली बात समझ में आती है। इस युद्ध से पहले ईरानी अभिजात वर्ग कतर जाते थे, लेकिन ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में कतर पर भारी प्रहार कर रहा है। इसका मतलब है कि ओमान उन कुछ देशों में है जिसे ईरानी अब भी दोस्त मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर उतना भारी प्रहार नहीं किया। अब ओमानी विदेश मंत्री ने वास्तव में युद्ध से पहले की बातचीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। वह दोस्ती, मेरा अनुमान है, अभी भी कायम है, कम से कम फिलहाल के लिए। शायद ओमान सोचता है कि अगर ईरानी परिवार यहाँ है तो ईरान हमला नहीं करेगा, और शायद ये सच भी हो, लेकिन शासन की मिसाइलें कुछ और ही कहानी कहती है। देखिए, इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ईरान ने अपनी सारी मिसाइलें और ड्रोन कहाँ दागे हैं। यूएई पर लगभग 1800 मिसाइलें और ड्रोन, ये ईरान से हुई सभी लॉन्चिंग का आधा हिस्सा है। कुवैत दूसरा सबसे बड़ा है, लगभग 600, फिर बहरीन, सऊदी अरब, कतर और सबसे छोटा ओमान है जिस पर हमला हुआ, सिर्फ 16। सबसे छोटा लेकिन फिर भी हैरान करने वाला है, ये देखते हुए कि कतर ईरानी नेतृत्व के साथ कितना दोस्ताना रहा है। और फिर इजराइल है, एक ऐसा देश जो वास्तव में ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल है। उस देश को सिर्फ 400 ड्रोन और मिसाइलें झेलनी पड़ी, जो लगभग 10% है। यानी इजराइल ने यूएई और कतर से भी कम मिसाइलें झेली हैं। यह पागलपन है। इन दोनों देशों पर बिना कारण हमला हो रहा है, जिससे ईरान की रणनीति साफ होती है कि वह पूरे क्षेत्र को जलाना चाहता है। उम्मीद है कि दर्द युद्ध को रोक देगा और उम्मीद है कि शासन इससे बच जाएगा। लेकिन अमीर परिवार पहले से ही बैकअप योजनाएं बना रहे हैं, और सिर्फ अमीर परिवार ही नहीं, मौलवी भी भाग रहे हैं। टोरंटो एयरपोर्ट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शिया मौलवी और उसका परिवार कनाडा आते दिखे। वही मौलवी बाद में अल कुद्स दिवस के मार्च में टोरंटो में नजर आया। उस फुटेज में उसने किसी को बताया कि वह ईरान से है। जब मौलवी भागते हैं तो हालात अच्छे नहीं होते, और जानते हैं क्या, इस्लामी शासन जानता है, इसलिए अब पहले 2 हफ्तों से भी ज्यादा सख्ती कर रहे हैं और इसे अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। क्या इसका मतलब शासन बदलने वाला है? खैर, हमें भविष्य के बारे में नहीं पता, लेकिन जैसा कि आपने सुना, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि शासन परिवर्तन वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक लक्ष्यों में से एक नहीं है, भले ही बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। अगर हम प्रेडिक्शन मार्केट, पॉली मार्केट को देखें तो यह महीने के अंत तक ईरान में शासन गिरने की संभावना केवल 4% दिखा रहा है। हैरानी की बात है कि जैसे जैसे यह ऑपरेशन आगे बढ़ा है, वह संख्या वास्तव में कम हो गई है। यानी लोग सच में प्रशासन की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, और इसके अलावा शासन परिवर्तन की संभावना भी नहीं दिख रही है, कम से कम अभी के लिए। मुझे पॉली मार्केट देखना पसंद है क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट है, जहां ट्रेडर्स असली पैसे लगाकर भविष्य की घटनाओं पर
दांव लगाते हैं। तो जो संभावना आप देख रहे हैं वो सिर्फ ऐसे विशेषज्ञों की भविष्यवाणी नहीं है जिनका इसमें कोई दांव नहीं लगा है। ये असली जानकारी पर आधारित विश्वास को दर्शाती है जो रियल टाइम में कीमत के रूप में दिखती है। दुनिया राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल या संस्कृति पर चर्चा कर रही है तो उस पर मार्केट मिल सकता है। ट्रेडर्स अपने विश्वास के अनुसार हाँ या नहीं की पोजीशन खरीद सकते हैं। मान लीजिए पॉली मार्केट पर सवाल है, क्या ईरान अमेरिका 2026 में युद्ध विराम मानेंगे? इसकी संभावना 38% है। स्थिति को करीब से देखने वाले को लगता है कि यह आंकड़ा बहुत कम है, इसलिए वह 38 सेंट प्रति शेयर पर हाँ के लिए $1000 लगा सकता है। अगर युद्ध विराम होता है तो उनके $1000 $2631 में बदल जाएंगे। ये सिर्फ भू राजनीतिक स्थिति को पढ़कर $1600 से ज्यादा का मुनाफा है। और सोचिए, आपको युद्ध विराम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रगति की घोषणा होने पर संभावना 36% से 62% हो जाती है। आप अपनी पोजीशन बेचकर $600 से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हमारे वीडियो देखना पसंद है तो आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके poly.market/basics पर जाकर या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके पॉली मार्केट को चेक करना चाहिए। आइए देखें शासन ने कौन सा नया कड़ा कदम लागू किया है। यह ग्राफ ईरानी इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखाता है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि युद्ध शुरू होने पर इसमें भारी गिरावट आई, लेकिन यह जनवरी के स्तर के आसपास भी नहीं थी। लेकिन अब देखिए, यह ब्लैकआउट जनवरी जैसा ही है जब 30,000 लोगों का नरसंहार हुआ था। यह हमें बहुत कुछ बताता है। इसका मतलब है कि शासन को लगता है कि अब ये अस्तित्व का सवाल है और वे जनवरी जैसे ही नियंत्रण लागू कर रहे हैं। दमन सिर्फ आम नागरिकों पर नहीं बल्कि उनकी सेनाओं पर भी हो रहा है। इस्लामिक गणतंत्र की सुरक्षा बलों में गंभीर आंतरिक संकट के संकेत हैं। बताया जा रहा है कि शासन की सत्ता संरचना के भीतर पलायन, फांसी और गहरा अविश्वास फैल रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक शासन बलों के उन सदस्यों को सजा दी जा रही है जो व्यवस्था से दूर हो चुके हैं, जिससे सैन्य और सुरक्षा संस्थाओं में वफादारी पर सवाल उठ रहे हैं। भगोड़ों को दी जा रही सजा और यहाँ तक कि फांसी की रिपोर्टों ने शासन की सत्ता संरचना की आंतरिक स्थिति पर एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया है। विश्लेषकों के अनुसार ये शासन बनाए रखने वाले बलों में घटती वफादारी को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शा सकता है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को हमने चर्चा की थी कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 2 राजनयिक पक्ष बदल लिया है। यह तब हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से राजनयिकों से अपील की कि वे शासन से अलग हो जाएं और संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल होकर शासन को गिराने में मदद करें। हालांकि आधिकारिक लक्ष्य शासन परिवर्तन नहीं है, फिर भी ये अपील की गई थी और लगता है कि इन 2 राजनयिकों ने वास्तव में, आप जानते हैं, उस अपील को स्वीकार कर लिया। और मेरा अनुमान है, और यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है, कि इस दलबदल ने शायद शासन के अधिकारियों को थोड़ा चिंतित कर दिया और इसी वजह से वे अब और भी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए रिपोर्ट पर वापस चलते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्फहान और तबरिस्त प्रांतों में भगोड़े सबसे ज्यादा हैं और यह समस्या सिर्फ निचले पदों तक सीमित नहीं है। सुरक्षा ढांचे के अलग अलग स्तरों पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मैदान से आई रिपोर्टों में संचार और समन्वय में विफलता का जिक्र है और इकाइयों के भीतर बढ़ते भ्रम और अव्यवस्था की बात कही गई है। कई कर्मियों का कहना है कि उन्हें तोप का चारा व मानव ढाल बनाया जा रहा है, जबकि वरिष्ठ कमांडर भाग रहे या खुद को बचा रहे हैं। सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच गंभीर आर्थिक तंगी भी असंतोष को बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि कई लोग महीनों से वेतन या भत्ते के बिना ही काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के भीतर घुसपैठ और आंतरिक दरार का स्तर इतना व्यापक बताया जा रहा है कि ये संस्थाएं गहरी आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रही हैं। शासन के सुरक्षा ढांचे में अविश्वास और संदेह अब सबसे उच्च स्तर पर है। एक सुरक्षा सूत्र के मुताबिक कई IRGC कर्मी भाग चुके हैं या भागने की कोशिश की है। खबरों के मुताबिक लापता सदस्यों को खोजने के लिए तलाशी अभियान शुरू हो गए हैं और कुछ मामलों में भगोड़ों के परिवारों को नजरबंद कर दिया गया है। एक सूत्र ने चेतावनी दी है कि संकट के शांत होने पर कई लोग शासन के दमन तंत्र की कमजोरी देखकर हैरान होंगे। यह सुनकर लगता है कि इस्लामी शासन बुनियादी रूप से अराजकता में है और शायद ऐसा ही है। लेकिन मैं यहाँ एक चेतावनी देना चाहता हूँ
कि हमें ईरान से आ रही हर रिपोर्ट को थोड़ी सावधानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि केवल इस्लामी शासन ही सूचना युद्ध नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ भी वही कर रही है। इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिकी सरकार यह जानकारी फैला रही है, बल्कि कई लोग हैं जिनके पास शासन गिराने का प्रोत्साहन है, और कभी कभी वे ऐसी जानकारी भी फैलाते हैं जो पूरी तरह से सच नहीं होती। और इसके अलावा जैसे जैसे ईरान के अंदर इंटरनेट पर पाबंदी और सख्त होती जा रही है, हम ऐसी चीजें और ज्यादा देखेंगे, क्योंकि जब आप ईरान के अंदर लोगों से संपर्क नहीं कर सकते, जब आप ईरान से आ रही किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं कर सकते, तो जानकारी की पुष्टि करना या उसे सत्यापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान से ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट का मकसद यही है कि जानकारी दुनिया तक न पहुंचे। अब इन सब के बावजूद हम हमेशा अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई भी जानकारी न दे जो हमें पूरी तरह से झूठी लगे, और अगर हम कोई ऐसी जानकारी पेश कर रहे हैं जिसे हम सत्यापित नहीं कर सकते, तो हम आपको जरूर बताएंगे। और बिल्कुल हमेशा की तरह कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, चल रहे सूचना युद्ध का हिस्सा होने के कारण ईरानी बॉट्स यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं और उन पोस्ट्स और वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते कि लोग देखें। यहाँ आपके लाइक और सब्सक्राइब अहम है। अब मैं होर्मुज की खाड़ी पर ध्यान देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है जो टैंकरों को खाड़ी पार एस्कॉर्ट करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी इस पर टिप्पणी की है, सुनिए। वे तुरंत शुरू होंगे, पर पहुंचने में समय लगेगा। कुछ देशों के पास माइन स्वीपर्स होना अच्छा है। कुछ देशों के पास एक खास प्रकार की नाव है जो हमारी मदद कर सकती है। कुछ देश होंगे, याद रखें कि सिर्फ कुछ लोग ही खाड़ी के हालात बिगाड़ सकते हैं, कुछ आतंकवादी। आपको उनकी सेना को हराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस कुछ लोगों की जरूरत है जो यहाँ वहाँ माइंस बिछा दें। आप जानते हैं, इससे सब गड़बड़ हो सकता है। तो हमें जरूरत है। वास्तव में मैं इन देशों से मांग कर रहा हूँ कि वे आएं और अपने ही क्षेत्र की रक्षा करें, क्योंकि ये उनका क्षेत्र है। यही वो जगह है जहाँ से उन्हें अपनी ऊर्जा मिलती है। उन्हें आकर हमारी मदद करनी चाहिए इसे सुरक्षित रखने में। कोई तर्क दे सकता है कि हमें वहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत तेल है। हम दुनिया में कहीं भी नंबर 1 उत्पादक थे, वो भी दुगुना, कम से कम दोगुना था। अब मुझे लगता है कि ये उससे भी कहीं ज्यादा है। अब जल्द ही यूनाइटेड किंगडम इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। शुरू में यूके ने कहा था कि वे इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। उनके बेस पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने बेस का रक्षात्मक इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन आक्रामक कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। अब लगता है कि वे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यूके के भी खाड़ी में वही सहयोगी हैं जो अमेरिका के हैं। इन सहयोगियों पर ईरान बिना वजह हमला कर रहा है, और अब ये सिर्फ अमेरिका नहीं, यूके को भी बुला रहे हैं। कल ही यूके ने खाड़ी देशों के साथ मिलकर ईरानी हमलों की निंदा और जलडमरू मध्य में सामूहिक कार्रवाई की मांग का संयुक्त बयान जारी किया। कई लोग इसे गठबंधन बनाने की दिशा में पहला कदम मानते हैं, और यूके के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं जिनमें बिना चालक के जल ड्रोन या जल रोबोट शामिल है। मुझे नहीं पता आप इन्हें क्या कहेंगे, शायद जलपोत, जो बारूदी सुरंगों को साफ करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगियों से होर्मुज की खाड़ी को बारूदी सुरंगों से मुक्त करने में मदद करने का आह्वान किया है, ताकि होर्मुज की खाड़ी को सुरक्षित रखा जा सके। ब्रिटेन के पास कुछ क्षमताएं हैं। वो रोबोटिक काउंटर ड्रोन क्षमता विकसित कर रहा है, जिसे स्वीप सिस्टम कहा जाता है। हमारे पास एरियादने नामक एक छोटी रोबोटिक नाव है जो अन्य रोबोटिक तत्वों से जुड़ सकती है। तो हमारे पास एक हाईटेक माइनिंग सिस्टम है, डी माइनिंग और माइनिंग, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी ओर रॉयल नेवी के पास ये केवल 2025 से ही है। हमें नहीं पता ये कितना अच्छा है, लेकिन इसे तैनात किया जा सकता है। हालांकि ये अमेरिकी युद्ध योजना से का साथ देने जैसा होगा। इस स्तर पर अपनी संपत्तियों और हितों की रक्षा करने और युद्ध के परिणामों के साथ जीने से ज्यादा कुछ भी करना विवादास्पद होगा। खाड़ी में काउंटर माइनिंग करना अमेरिकियों की इस युद्ध में मदद मानी जा सकती है, जो ब्रिटेन में राजनीतिक रूप से विवादास्पद होगा। फ्रांस की स्थिति थोड़ी जटिल है। उनके पास पूर्वी भूमध्य सागर में विमान वाहक पोत है, और फ्रांस ने हाल ही में कहा है कि वह अपनी दिशा नहीं बदलेगा और जलडमरू मध्य नहीं जाएगा। ये घोषणा इसलिए हुई क्योंकि ट्विटर पर कई अकाउंट
गलत जानकारी फैला रहे थे कि फ्रांस ने जलडमरू मध्य में युद्धपोत भेजने का वादा किया है। इसी वजह से फ्रांस के अकाउंट ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए घोषणा की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फ्रांस ने गठबंधन में शामिल न होने की बात कही है। इसका मतलब है कि उनके पास पहले से विमान वाहक पोत है और उसे मिशन बदलने का आदेश नहीं मिला है। वह पूर्वी भूमध्य सागर में ही रहेगा। आज जब आप सोमवार को यह वीडियो देख रहे हैं, यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री इस गठबंधन पर चर्चा के लिए मिल रहे हैं। बैठक के बाद और जानकारी मिलेगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इसे किसी आने वाले वीडियो में जरूर कवर करूं। लेकिन इन सब के अलावा कल रात ट्रंप ने वास्तव में सीधे तौर पर नाटो से मदद की अपील की, क्योंकि खाड़ी में स्थिति वास्तव में बिगड़ती जा रही है। सुनिए। उन्हें जो करना है वे करते हैं, पर मुझे लगता है वे कभी न कभी तैयार होंगे। लेकिन ईरान में उस पूरी स्थिति के संबंध में हम स्थिति को अच्छे से संभाल रहे हैं। हम अन्य देशों से हमारे साथ मिलकर जलडमरू मध्य की निगरानी के लिए काम करने के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें अच्छा जवाब मिल रहा है। अगर हमें मिलता है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं मिलता तो वो भी ठीक है। लेकिन याद रखिए, उदाहरण के तौर पर कई मामलों में नाटो देशों के लिए हम हमेशा नाटो के लिए खड़े रहते हैं। हम यूक्रेन में उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे बीच एक महासागर है, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। हमने उनकी मदद की है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश हमारी इस छोटी कोशिश में मदद नहीं करेगा, जिसमें सिर्फ जलडमरू मध्य को खुला रखना है। तुलना करने पर ये छोटा है क्योंकि ईरान के पास बहुत कम फायर पावर है। अब यहाँ एक ऐसी बात है जिसकी आपको शायद उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगियों की मध्य पूर्व में मदद कर रहा है, खासकर जब बात ड्रोन की आती है। 4 साल से यूक्रेन रूसी ड्रोन से लड़ रहा है, जो असल में ईरानी ड्रोन है, जिन्हें बनाने में ईरान ने रूस की मदद की। और जानते हैं क्या? 4 साल रूसी ईरानी ड्रोन से लड़ने के बाद यूक्रेन ने इनको सस्ते में रोकने की विशेषज्ञता और तकनीक विकसित कर ली है। मैं आपको बताता हूं कि मेरा मतलब क्या है। इन ड्रोन की कीमत लगभग $30,000 से लेकर $50,000 तक होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें कौन सी तकनीक लगी है। आप जानते हैं, कुछ ड्रोन कम स्पेसिफिकेशन वाले होते हैं तो कुछ हाई स्पेक वाले होते हैं। यूक्रेन ने $10,000 से कम कीमत वाले इंटरसेप्टर बनाए हैं। इसका मतलब यूक्रेन ड्रोन को मार गिरा सकता है और फिर भी आर्थिक रूप से फायदे में रह सकता है, चाहे शाहेद ड्रोन कितना भी नुकसान करे। ये सच में पागलपन है। यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरसेप्टर ड्रोन वाइल्ड हॉर्नेट्स है, जो वाकई कमाल का है। देखिए। ऐसे आप ईरानी ड्रोन्स रोक सकते हैं। ये यूक्रेन में बना स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन है जो 300 किलोमीटर/घंटा से ज्यादा उड़ता है। यही इंटरसेप्टर ड्रोन है जिसे पेंटागन, अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी खरीदना चाहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ईरानी शाहेद ड्रोन ने पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, नागरिक केंद्रों और तेल टैंकरों पर हमला किया है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन इंटरसेप्टर कैसे काम करते हैं। ये सामान्य ड्रोन की तरह उड़ते और मंडराते हैं, लेकिन जैसे ही पायलट उस लक्ष्य को देखता है जिसे वो इंटरसेप्ट करना चाहता है, ये हवा में आगे झुकते ही 300 किलोमीटर/घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं। बस ऐसे ही अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी ये ड्रोन इंटरसेप्टर्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन इन्हें बेहद सस्ते में बना लेता है। इस ड्रोन को बनाने में लगभग $2,000 का खर्च आता है। ये तुलना करें तो अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी जिन $4 मिलियन के मिसाइल इंटरसेप्टर्स पर निर्भर हैं, वे उनसे कहीं ज्यादा सस्ते ईरानी ड्रोन को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इन ड्रोन को उड़ाने के लिए जंग का अनुभव रखने वाले बहुत अनुभवी पायलटों की जरूरत होती है। कुछ वही हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए बुलाते हैं। जब तक यूक्रेनी सरकार नीति नहीं बदलती और ड्रोन इंटरसेप्टरों के निर्यात व पायलटों को भेजने की अनुमति नहीं देती, ये यूक्रेनी यही रहेंगे और रूस के ड्रोन हमलों से यूक्रेन की रक्षा करेंगे। यूक्रेन ने विशेषज्ञों को मध्य पूर्व भेजा है, जो अमेरिकी सेना, खाड़ी देशों और इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, जिससे ईरान नाराज है। ईरानी नेता अब खुलेआम यूक्रेन को धमका रहे हैं कि इजराइल की मदद करने के कारण यूक्रेन वैध निशाना बन गया है। विडंबना हैरान करने वाली है। ईरान लगातार रूस को मिसाइलें और ड्रोन बेच रहा है, साथ ही ईरानियों को शाहिद फैक्ट्री बनाने में मदद के लिए रूस भेज रहा है। ईरानी तर्क के मुताबिक ईरान शुरू से ही यूक्रेन के लिए वैध निशाना रहा है। मुझे लगता है ईरानियों को अपने ही किए का स्वाद पसंद नहीं। अब
सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अगर आप इस साल सिर्फ यूक्रेनी पक्ष से मध्य पूर्व में तैनात विशेषज्ञों को देखें तो इसका मतलब है कि यूक्रेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जितनी सैन्य सहायता दी है वह अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी गई सहायता से भी ज्यादा है। सुनिए। यूक्रेन ने इस साल अमेरिका को जितनी सैन्य सहायता दी वो अमेरिका से मिली सहायता से ज्यादा है। ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अमेरिका ने गुरुवार को एंटी ड्रोन मदद मांगी थी। अगले ही दिन उन्होंने इंटरसेप्टर ड्रोन और ड्रोन विशेषज्ञों की एक टीम जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा के लिए भेज दी। अब टाइम्स ने यह भी खुलासा किया कि यूक्रेनी सरकार के एक सूत्र ने उन्हें बताया कि वॉशिंगटन ने पूरे युद्ध के दौरान केवल 600 पैट्रियट मिसाइलें दी हैं। अब ऐसा लगता है, और जाहिर है युद्ध की धुंध है और सब कुछ स्पष्ट नहीं है, हम 100% निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ पिछले कुछ दिनों में ही मध्य पूर्व में 800 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर लिए हैं। अगर ये सच है तो ये बात साफ हो जाती है कि उस समय अवधि में वे दान कितने छोटे थे, भले ही वे कितने जरूरी क्यों ना रहे हों।